CH217 मानव और अनन्या का अकेले में मिलना। मेरी साथी ने पहले ही एक रूम बुक किया हुआ है, वहाँ 304 नंबर वाला रूम है। अच्छा ऐसा है। गार्ड सिर हिलाकर कहने से पहले एक पल के लिए रुक गया। ये लीजिए, आपके रूम की चाबी है। मानव ने चाबी ली और तीसरी मंजिल पर चला गया। फिर उसने रूम की कुंडी को बी नेम प्लेट वाले कमरे की ओर मोड़ दिया। उसे चाबी के इस्तेमाल की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि रूम पहले से ही खुला हुआ था। रूम विशाल और शांत था। अनन्या एक कुर्सी पर शांति से बैठी थी। जब उसने सुना तो उसने अपना सिर घुमाया और एक कोमल मुस्कान दी। आप जल्दी आ गए। भले ही वह दर्शील के चेहरे का उपयोग कर रहा था, उसने कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। वह भ्रम से नहीं देख सकती थी क्योंकि उसने जादू नहीं सीखा था। मानव बिना जवाब दिए उसके सामने बैठ गया। अनन्या ने उस समय भौहें चढ़ाई जब उसने उसके रवैये को देखा जो उसने पहले जो देखा था उससे बिल्कुल अलग था। मैंने आपकी प्रतिष्ठा के बारे में सुना है। प्रतिष्ठा? 7 स्टार क्लब के नए सकल राउंडर। मानव अभी भी अनुत्तरदायी था। आप हैरान नहीं हैं? मुझे आश्चर्य क्यों होगा? मैं आपकी छिपी हुई पहचान जानती हूँ। वह उसकी प्रतिक्रिया का परीक्षण कर रही थी। मानव ने सिर हिलाया। वह इस तरह की परेशानी वाली प्रक्रिया से निपटना नहीं चाहता था। चलो छोड़ो, राजकुमारी अनन्या। यदि आपको पहले ये नहीं पता होता, तो आपके पास मुझसे संपर्क करने का कोई कारण नहीं होता। तटस्थता बनाए रखते समय सबसे महत्वपूर्ण कारक सूचना के अच्छे स्रोत होना चाहिए थे। आपको दोनों पक्षों की स्थिति की अच्छी समझ होनी चाहिए ताकि आप अपना ख्याल रख सकें। अनन्या को देवताओं के साथ साथ वृत्त के कुछ आंतरिक कार्यों की अच्छी समझ थी। और मानव ने अनुराग से सीखा था कि वह सकल में कुछ हद तक प्रसिद्ध हो गया था। उन्हें युवा जादूगर कहा जाता था जिन्होंने आर्यन को पुनर्जीवित किया था। अनन्या ने उस तथ्य को जानने के बाद ही उससे संपर्क करने की कोशिश की थी। आप ठीक कह रहे हो। एक पल के लिए चुप रहने के बाद अनन्या ने कंधा उचकाया। जो भी हो, मैं तुमसे मिलना चाहती थी। युवा प्रतिभा जिसने शानदार ढंग से गिरे हुए आर्यन को पुनर्जीवित किया। खैर, इन दिनों ये थोड़ा अनिश्चित लग रहा है। जब अनन्या ने अचानक आर्यन को उठाया, तो उसने विशेष रूप से अंतिम भाग पर जोर दिया। ऐसा लगता था कि वह उस ग्रुप का उल्लेख करके मानव के संयम को तोड़ने का इरादा रखती थी जिसका वह हिस्सा था। लेकिन मानव का व्यक्तिहीन चेहरा भी नहीं हिला और उसने अपनी जीभ को अंदर की ओर क्लिक किया। उसे अभी भी मुख्य मुद्दा उठाना बाकी था। इसके बजाय ऐसा लगा कि वह मानव के स्वभाव को समझना चाहती थी और यदि संभव हो तो पहल करें और बातचीत को निर्देशित करें। यह उन लोगों की बुरी आदतों में से एक थी जो बहुत लंबे समय से राजनीति के रूप में जाने वाले कीचड़ भरे गड्ढे में लौट रहे थे। बातचीत तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कि यह छोटी टोही झड़प समाप्त नहीं हो जाती। मानव की आंखों में नजर थोड़ी बदल गई। अगर वह लड़ाई करना चाहती है तो हो। क्या ऐसा है? क्या आप उनके संपर्क में नहीं हैं? मैं व्यस्त हो गया हूँ। मानव की उदासीनता से अनन्या क्षण भर के लिए हैरान रह गया। उसे विश्वास था कि जब मनोवैज्ञानिक युद्ध की बात आएगी तो वह किसी से नहीं हारेगी। कोई भी असहमत नहीं हो सकता था जब वह अनुसुईया को आसानी से संभाल रही थी, जिसे राजनीति में काफी कुशल कहा जा सकता है। लेकिन उसके सामने का आदमी अलग था। मैं नहीं बता सकता। वह बता नहीं सकती थी कि वह क्या सोच रहा था क्योंकि वह भावहीन बना रहा, चाहे उसने कितना भी थपथपाया हो। यहाँ तक कि जब उसने अपनी छिपी हुई पहचान और अपने ग्रुप की स्थिति का उल्लेख किया, तब भी वह उदासीन रहा। या फिर मानव शांत होने का नाटक कर रहा था। वह केवल 20 के आसपास है। उसने कभी राजनीतिक क्षेत्र में पैर नहीं रखा। नहीं, उसकी योजना शुरू से ही गलत थी। अनन्या अब समझ गई। उसके सामने वाला आदमी एक 7 स्टार जादूगर था। ईमानदारी से, जब उसने इसे पहले सुना था, तो उसे केवल आधा ही विश्वास हुआ था। आखिरकार, मानव सिन्हा वयस्कता की उम्र से थोड़ा ही अधिक था। महाद्वीप के इतिहास में कभी भी दर्ज की गई कोई भी प्रतिभा उस उम्र में जादूगर नहीं बन पाया। लेकिन अगर यह सच होता, यदि मानव वास्तव में 7 स्टार होता, तो उनके पास स्थिति की परवाह किए बिना अपने संयम को बनाए रखने की क्षमता होती। यदि ऐसा है तो उसे दूसरी युक्ति चुननी थी। ठीक उसी तरह जैसे अनन्या संक्षिप्त गणना के बाद अपना मुंह खोलने वाली थी। वैसे, मानव अंत में बोला। जैसे ही उसकी आवाज निकली, अनन्या लगभग अपनी सीट से उछल पड़ी। समय इतना उत्तम था कि इसने उसे एक पल के लिए अवाक कर दिया।
सिंगल कोट डॉट डॉट डॉट। वह उसके लिए लक्ष्य बना रहा था। असंभव, कोई रास्ता नहीं था। ये एक संयोग होना ही था। ये सोचकर अनन्या ने उसे एक मुस्कान दी। क्या है वह? मैं भी अकेले तुमसे मिलना चाहता था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप इसे अभी कर रहे हैं, है ना? क्या ऐसा है? मानव की नजर अनन्या से मिली। फिर जो छत में छिपा है वह शत्रु है। मन उसके चारों ओर क्रोधित हो गया। यहां तक कि वह भी, जो जादू का उपयोग नहीं कर सकती थी, वह उस मन की विशाल शक्ति को बताने में सक्षम थी जिसे वह जारी कर रहा था। यह मजाक नहीं था, वह गंभीर था। अनन्या जल्दी से बोली। रुको, क्या है वह? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह मेरा अंगरक्षक है। मन गायब हो गया। मानव ने फिर लापरवाह लहजे में बात की। अच्छा ऐसा है। मुझे आशा है कि आप मुझे अगली बार से ही पहले बता देंगे। मैंने उसे लगभग मार ही डाला होता। ये जानबूझकर प्रत्यक्ष, एक जानबूझकर खतरा था। यह आदमी जानता था। उसने कमरे में प्रवेश करते ही ध्यान दिया होगा कि छत में कोई छिपा हुआ है, और जो व्यक्ति छिपा हुआ है वह शायद उसका अधीनस्थ था। फिर भी उन्होंने ये जोड़ने से पहले जानबूझकर अपने मन को उजागर किया कि उन्होंने लगभग उन्हें मार डाला। कारण स्पष्ट था, उसने पहल की थी। वह एक नाटक था। अनन्या हक्का बक्का रह गई। CH-218 अनन्या की गलती। अनन्या की नज़र में मानव अब एक युवा व्यक्ति नहीं था जिसने अभी अभी 20वीं सदी से प्रवेश किया हो। इसके बजाय वह एक पुराने रईस की तरह था, जो दशकों से राजनीतिक क्षेत्र में घूम रहा हो। मानव ने खुद को थोड़ा एडजस्ट किया और अनन्या को देखा। मुझे लगता है कि अब हम उचित बातचीत कर सकते हैं। कोई छत से नीचे गिरा। ये एक महिला थी जिसका चेहरा नकाब के पीछे छिपा हुआ था। उसने एक टाइट फिटिंग नाइट सूट पहना हुआ था जिससे उसका पता लग रहा था। उसके नकाब ने केवल उसके आधे चेहरे को ढका था और उसके माथे को खुला छोड़ दिया था। उसके अमीर काले बाल एक चोटी में बंधे थे। कुल मिलाकर उसने बहुत ठंडी छाप छोड़ी। तुम उसके अंगरक्षक हो। हाँ, ये सही है। एक नकली मुस्कान उस पर कभी काम नहीं करेगी, इसलिए उसने ऐसा करने में अपना समय बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाई। इस बातचीत को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस बारे में सोचते ही अनन्या के हाव भाव बदल गए। मुझे इसे स्वीकार करने से नफरत है। उसे यह स्वीकार करना पड़ा। ये लड़ाई उसकी हार में समाप्त हुई थी। उसकी पूरी और पूरी हार। एक हत्यारे को एक अंगरक्षक के रूप में उपयोग करना कितना सनकी है। समायरा किलर नहीं है। अनन्या ने तुरंत इसका खंडन किया। यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा अगर वह उस तथ्य का इस्तेमाल उस पर दबाव बनाने के लिए करे। जैसे ही उसने कहा, मानव ने सिर हिलाया। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उसने वॉयस मॉड्यूलेटिंग मास्क, काले तेंदुए की त्वचा वाला बॉडी सूट और 9 खंजर पहने हुए हैं, इसलिए मुझसे गलती हो गई। ये एक आदत थी कि जब वह मानसिक रूप से बोझिल महसूस करती थी तो वह विकसित हो जाती थी। वह प्रशंसा का अनुभव भी नहीं कर सकती थी। अंत में उसने सिर हिलाया, अपने नुकसान को कम करने की कोशिश कर रही थी। आप ठीक कह रहे हैं। समायरा किलर है। भले ही उसने इसे स्वीकार कर लिया हो, वह जानती थी कि उसे ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। उस समय अनन्या को लगा कि ईंटों की दीवार से उसे अधिक प्रतिक्रिया मिल सकती है। वह थकी हुई थी। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि केवल कुछ मिनटों के लिए इस व्यक्ति के साथ मनोवैज्ञानिक युद्ध में उलझने के बाद वह इतनी थकान महसूस कर सकती है। मानव सही था। उसके बगल वाली महिला, समायरा, एक हत्या से जुटी हुई थी। वास्तव में वह पूरे महाद्वीप पर सबसे कुशल हत्यारों में से एक थी। समायरा की अभिव्यक्ति ठंडी थी। वह अविश्वसनीय रूप से ठंडी निगाहों से मानव को घूर रही थी। इस आदमी ने उसके अभिमान को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। आपने जो पहले कहा था उसे आप क्यों नहीं दोहराते? उसकी आंखें व्यावहारिक रूप से जल रही थी। अनन्या ने महसूस किया कि उसकी प्रतिक्रिया असामान्य थी और जल्दी से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मानव की प्रतिक्रिया और भी तेज थी। मैंने पहले क्या कहा था? मैंने कहा था कि मैं तुम्हें मार सकता हूं। एक किलर को मारने वाला जादूगर। इस तरह की बकवास केवल उन जादूगरों के होठों से निकलती है जो अपने बारे में बहुत अधिक सोचते हैं। फिर उसने एक खंजर खींचा और मानव को घूर कर देखा, लेकिन मानव ने बस उस पर अपना सिर हिलाया। क्या आप वास्तव में एक ग्रेट जादूगर को धमकी दे रहे हैं? आपके पास ताकत नहीं है। अपना खंजर हटा दो। अनन्या की आंखें खुली की खुली रह गईं। एक छोटी सी झड़प हुई, लेकिन उसकी आंखें उससे टिक नहीं पाईं।
उसने समायरा के चेहरे की ओर देखा। समायरा ने अपना सिर नीचे कर लिया था और उसके चेहरे पर एक उदास भाव था। उसके हाथ में लगा खंजर भी गायब हो गया था। दूसरी ओर मानव अभिव्यक्तिहीन रहा और उसकी पलक के सामने एक खंजर तैर रहा था। मैं इस बार तुम्हारे स्वामी के कारण इसे जाने दूंगा। बकवास मत करो, समायरा, अनन्या ने ठंडी आवाज में बात की, और जब उसने अपनी भयंकर टकटकी देखी तो समायरा भड़क गई और अपना सिर नीचे कर लिया। मुझे माफ करें, मैं तुम्हें इस बार माफ कर रही हूं, लेकिन अगर ऐसा दोबारा होता है तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। ये हमेशा मेरे दिमाग में रहेगा। समायरा ने कुछ कदम पीछे ले लिए, और एक बार फिर मानव को देखने से पहले अनन्या ने आहें भरी। कृपया मेरी अशिष्टता को क्षमा करें। उनकी आवाज में ईमानदारी झलक रही थी। इसके पीछे निहितार्थ स्पष्ट थे। इसका मतलब ये था कि राजकुमारी अब इस आदमी को सिन्हा परिवार के तीसरे बेटे की तरह नहीं बल्कि एक टॉप क्लास जादूगर की तरह ट्रीट करना चाहती थी। मानव ने हाथ हिलाया। ये ठीक है। वैसे क्या आप उसे रहने देने की योजना बना रहे हैं? तीसरी राजकुमारी के रूप में मेरी स्थिति कम से कम एक गार्ड के बिना निजी बैठकें करना मुश्किल बना देती है। यदि वह राजकुमारी के रूप में अपना दर्जा बनाए रखना चाहती थी तो उसे कुछ रियायतें देनी पड़ती थी। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि यहाँ चर्चा की गई चीजें वैसे भी लीक हो जाएं। इसके अलावा समायरा के कौशल से उसे कोई खतरा नहीं था। मानव ने सिर हिलाया। बुद्धि की थकाऊ लड़ाई वास्तव में समाप्त हो गई थी, और अब वास्तव में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जा सकती थी। तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के बोलूंगा, आप अनुसुईया की योजना के बारे में कितना जानते हैं? यहां तक कि जब उन्होंने उसकी मां के बारे में कहा तब भी मानव की अभिव्यक्ति में जरा सा भी बदलाव नहीं आया। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह उस मां की बात कर रहे हैं जिसने उन्हें जन्म दिया है। मेरी तैयारी अपर्याप्त थी। अनन्या ने अपने होठों को काट लिया। उसे मानव पर और अधिक जांच करनी चाहिए थी। हालांकि उनके बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं थी क्योंकि उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में माना जाता था जिसे उनके परिवार द्वारा त्याग दिया गया था और वह थोड़े समय के लिए ही अकादमी में रहा था। ग्रुप के संपर्क में आने के बाद उनकी हरकतें और भी रहस्यमयी हो गई थी। अनन्या ने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया। वह पहले ही पहल खो चुकी थी, इसलिए उसे कम से कम अपनी काबिलियत साबित करनी थी। वह दूसरे व्यक्ति को यह सोचने नहीं दे सकती थी कि वह अक्षम है। वह कुछ ऐसा था जो वह बिल्कुल नहीं होने दे सकती थी। CH-219 शाही परिवार में सम्मान। वह मुझे शाही परिवार से अलग करने के लिए मुझे सिन्हा परिवार में लाना चाहती है। अनन्या झिझकी क्योंकि वह सोच रही थी कि क्या उसे जारी रखना चाहिए। इसकी मदद नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वह जो जानकारी कहने वाली थी वह अभी भी असत्यापित थी। लेकिन केवल इतना ही काफी नहीं था। वह इसे मानव की आंखों में देख सकती थी। वह उससे आग्रह नहीं कर रहा था, वह बस चुपचाप उसे देख रहा था। लेकिन अनन्या ये बताने में सक्षम थी कि मानव के असली इरादे क्या थे। मानव मेरे मूल्य का परीक्षण कर रहा है, वह इतना बता सकती थी। कितना समय हो गया जब लोग उसे इस तरह से देखने लगे थे। शाही परिवार में पैदा होना सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं था। यदि आप अपने पास गार्ड को थोड़ा कम रखते हैं और यदि आपने अपना कोई दोष दिखाया है तो आप अपने परिवार में किसी से भी सम्मान नहीं पाएंगे। इसके बाद ये जग जाहिर हो गया। आपको अपना शेष जीवन अपने भाई बहनों के लिए कठपुतली की तरह जीना होगा। वास्तव में जीवन दयनीय हो जाएगा। ऐसे जीवन का अनुभव न करने के लिए अनन्या ने जीना सीख लिया। उसने उपलब्ध हर संसाधन का उपयोग किया, बस जीवित रहने के लिए। सकल और देवता भी अनन्या द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का उपयोग करते हैं। अनन्या ने हमेशा उनकी जांच की और उनके मूल्य पर सवाल उठाया। और अनन्या जानती थी, जिस क्षण वह उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, वह अपनी आवाज और प्रभाव खो देगी। आखिरकार उनके उपयोग के लिए शाही परिवार के कई सदस्य थे। वह इस तरह का अंत नहीं करना चाहती थी, इसलिए अनन्या ने इस बारे में सख्त सोचा कि क्या किया जाए, और आखिरकार उसे जीवित रहने का एक रास्ता मिल गया। वो दोनों पक्षों को अपना मूल्य दिखाने में सफल रही थी। मैंने एक देवता के लिए भी अपनी काबिलियत साबित की। उसके सामने का आदमी उससे बहुत अलग नहीं था, इसलिए अनन्या ने अपने संकल्प को मजबूत किया और अपना मुंह खोल दिया। तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? मानव ने चुपचाप अपनी प्रशंसा व्यक्त की। पहली बार मानव ने उसकी आंखों में नजर बदली।
रुचि की झिलमिलाहट देखी जा सकती है। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? वह इस मौके को नहीं गंवा सकती थी। अनन्या ने आपने होंठ चाटे और अपना स्पष्टीकरण जारी रखा। सिन्हा परिवार आमतौर पर मुझसे जादुई सामग्री, दुर्लभ धातु और जादू के उपकरण खरीदता है। लेकिन हाल के वर्षों में उनकी खरीदारी 3 गुना हो गई है। यह कोई साधारण आंकड़ा नहीं था। आखिरकार अनन्या ने जिन सभी वस्तुओं का अभी उल्लेख किया था, वे काफी महंगी थीं। यहां तक कि अगर सिन्हा परिवार ने 2 गुना खरीदा, तो भी सिन्हा परिवार के लिए भी इतनी राशि निश्चित रूप से बोझिल थी। उन्होंने कहा कि वे इसका उपयोग जादुई साइंस के अध्ययन के लिए कर रहे थे, लेकिन मुझे इस पर पूरी तरह विश्वास नहीं था। क्यों? क्योंकि जादुई साइंस के लिए अनावश्यक ब्लैक आयरन और जड़ी बूटियों जैसी वस्तुओं को शामिल किया गया था। ब्लैक आयरन कीमिया में इस्तेमाल की जा सकती है, और एक परिवार के पास जितनी अधिक जड़ी बूटियां होंगी, उतना ही अच्छा होगा, खासकर बड़े परिवारों के लिए। वह बहस कर रहा था, लेकिन वह उस पर हमला नहीं कर रहा था। बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह देखना चाहता था कि वह कैसी प्रतिक्रिया देगी। उस समय वह थोड़ा प्रसन्न भी दिखा। ये पहली बार था जब मानव ने उसके सामने कोई भावना प्रकट की। उस पल में अनन्या मदद नहीं कर सकी, लेकिन अपने शिक्षक की छवि को अपने आंकड़े पर पेश किया। वह जितने भी जादूगरों को जानती थी, उनमें से उसकी शिक्षिका सबसे अद्भुत थी। वह स्वीकार कर सकती थी कि उसके सामने का आदमी वास्तव में अद्भुत था, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था कि उसकी तुलना उसके शिक्षक से की जा सके। अनन्या ने खुद को शांत किया और कहा, राशि बहुत अधिक थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या बना रहे थे, वे इतने कम समय में 1 टन के करीब ब्लैक आयरन का उपयोग नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि जड़ी बूटियां भी सैकड़ों किलो तक आ गईं। उन्होंने जो राशि खरीदी वह मानक से काफी ऊपर है, भले ही हम सिन्हा परिवार के सभी सदस्यों और उनके नौकरों को शामिल कर लें। और उन्हें इसे पहले शाही परिवार से खरीदने की जरूरत नहीं थी। उन वस्तुओं को प्राप्त करना बहुत कठिन नहीं है, और सिन्हा परिवार के पास निश्चित रूप से अपने स्वयं के आपूर्तिकर्ता हैं। अपने अंदर महसूस हो रहे तनाव को छिपाते हुए अनन्या ने आखिरी सूचना जारी की। ट्रोल का खून, 10 साल पुराना अश्वगंधा का पौधा, नार्कोनियम, नीलम और रेड डायमंड। उनमें से कुछ निश्चित रूप से फंदे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि इनमें से कुछ है जो अनुसूया प्राप्त करना चाहती है। मानव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने सिन्हा परिवार के साथ अपने लेन देन का करीबी रिकॉर्ड रखा था, जिससे उसे परिवार के आकार का अनुमान लगाने में मदद मिली थी। फिर उसने अपने निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले बिना किसी विवरण को बढ़ा चढ़ाकर इस जानकारी का विश्लेषण किया। कम से कम मानसिक गणना और तर्क के क्षेत्र में अनन्या को महाद्वीप पर सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जा सकता है। अगर एक पहलू की भी कमी होती, तो वह अभी तक के समान परिणाम नहीं दे पाती। मानव ने सिर हिलाया। उत्कृष्ट। महामहिम ने जिन 5 सामग्रियों का उल्लेख किया है, उनमें अनुसूया का लक्ष्य सूचीबद्ध है। आह, आपका धन्यवाद। उसने अवचेतन रूप से शर्माते हुए जवाब दिया। उस समय उसके प्रश्न का सफलतापूर्वक उत्तर देने से वह उपलब्धि और गर्व की भावना से भर गई। बल्कि समायरा, जो उसके पास खड़ी थी, इस दृश्य को चौड़ी आंखों से देख रही थी। यह नालायक कौन है? यह अनन्या तीसरी राजकुमारी ही थी, जो उन बूढ़ों को शर्मिंदा करती थी जो मानते थे कि वे राजनीति में अनुभवी और मजबूत थे। समायरा ने कभी उसे बुद्धि की लड़ाई हारते नहीं देखा था। सच कहूं तो वह ऐसा होने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। फिर भी उसके सामने यह आदमी अनन्या को एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा था और उसकी प्रशंसा करता था जैसे वह उससे श्रेष्ठ था। लेकिन जिस चीज ने उसे चौंका दिया, वह थी अनन्या की प्रतिक्रिया। वह गर्व और खुशी का अभिनय क्यों कर रही थी जैसे उसके शिक्षक ने उसकी प्रशंसा की हो। CH-220 शादी का प्रस्ताव। समायरा को अनन्या के पास लगभग 10 पहले साल हो चुके थे, और उसने उसे कभी ऐसी अवस्था में नहीं देखा। अनुसूया को कौन सी 5 सामग्री चाहिए? इससे पहले कि मैं इसका उत्तर दूं, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं, महामहिम? हाँ, कृपया पूछें। तुम कब तक तटस्थ रहोगी? उस पल में अनन्या की अभिव्यक्ति कठोर हो गई, और उसके शर्माते चेहरे में ठंडक आ गई। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं। मैं अपनी अशिष्टता जानती हूँ। मैं पूछने की हिम्मत करता हूं, अनन्या, तुम कब तक सोचती हो कि तुम तटस्थ रह सकती हो? आपका क्या मतलब है? डेमीगोड्स जल्द ही महाद्वीप पर कब्जा कर लेंगे। अनन्या की आंखें उस समय फैल गई जब उसने ये सुना तो। समायरा की प्रतिक्रिया बहुत अलग नहीं थी। लेकिन मानव ने ये शब्द अकारण नहीं कहे।
मैं आपको पहले से बता रहा हूं, यह न तो अनुमान है और न ही भ्रम। जल्द से जल्द 1 साल में और नवीनतम में 2 साल में वे महाद्वीप पर नियंत्रण करने के लिए गंभीरता से कार्य करना शुरू कर देंगे। लेकिन वे हजारों सालों से चुप हैं। बहुत लंबा समय गुजर गया। इतना ही काफी नहीं है कि हम उनके स्वभाव को भूल गए। लेकिन मूर्ख मत बनो, वे इसे किसी भी समय कर सकते थे, और वे चाहते हैं। अगर उसने ऐसा कहा भी, तो वह आसानी से उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगी। अनन्या की अभिव्यक्ति ने उसे यही बताया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह कुछ भी नहीं कह सकता था जो उसे मना सके। मानव ने बिना किसी हिचकिचाहट के बात की, और ऐसा होने से पहले महामहिम मर जाएगी। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा पसर गया, फिर समायरा आक्रोश में बोली, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। एक साथी के रूप में, ये स्पष्ट था कि वह अपने आरोप के प्रति बहुत वफादार थी। ऐसे शब्दों के सामने, जब उसने किसी को अपने मालकिन की मृत्यु के बारे में खुले तौर पर बात करते हुए सुना, तो उसका गुस्सा करना जाहिर था। लेकिन अनन्या, दूसरी ओर, शांत रही, जैसे कि वे उसके जीवन के बारे में बात नहीं कर रहे हो। क्या मैं पूछ सकती हूँ? आपके पिछले प्रश्न का उत्तर देने के लिए अनुसुईया को जिस सामग्री की आवश्यकता है वह नार्कोनियम धातु है। और शाही परिवार में केवल तुम ही हो जो उन्हें इसकी आपूर्ति करा सकती हो। ये सही है। मैं शाही परिवार में अकेली हूं जो नर्कोनियम धातु को प्राप्त करना जानती है। लेकिन ये बहुत उपयोगी धातु है। अनन्या ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा लगता है कि वह अपने विचारों को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रही थी। उद्धरण चिन्ह ... वे नर्कोनियम या उसके स्थान की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए मुझे प्रतिबंधित करना चाहते हैं। क्या आप यही कहना चाह रहे हैं? हाँ, और अगर उनका शेड्यूल नहीं बदला, तो ये पहले ही हो चुका होता। यदि विजेंद्र ने सर्वनाश को उस बिंदु तक घायल नहीं किया होता जहां जनरल और देवांश को उनका इलाज करने के लिए इधर उधर भागना पड़ता, तो ये लगभग निश्चित रूप से पहले ही हो जाता। आखिरकार, अगर वे बड़े पैमाने पर एल्यूमीनियम धातु का उत्पादन करने में सक्षम होते, तो वे बिना किसी संयम के कार्य करने में सक्षम होते। अगर ये देवांश होता, तो वह अपने दम पर महेंद्रगढ़ को मिटा सकता था। अनुसुईया ने आपको एक सच्चे तटस्थ होने का फैसला किया, लेकिन मैं अलग तरह से सोचता हूं। महामहिम का जीवन संकट में है। यदि तुम गलत दिशा में एक कदम भी उठाती हो, तो आप एक ऐसी चट्टान से गिर जाएंगी जहां आपको जमीन भी दिखाई नहीं देगी। अनन्या ने अपना होंठ काट लिया, क्योंकि वह पूरी तरह से गलत नहीं था। यह सच था कि उसे पहले भी दर्जनों बार अपनी जान दांव लगाने के लिए मजबूर किया गया था, और अगर उसने एक भी गलती की होती, तो वह उस समय वहां नहीं बैठी होती। वह थोड़े मायूस स्वर में बोली, तो क्या आप मुझे ग्रुप में शामिल होने की सिफारिश कर रहे हैं? नहीं, वे आपकी रक्षा नहीं कर सकते। सकल भी नहीं। इसके बजाय मेरे साथ जुड़े। मानव ने अनन्या की कांपती आंखों में देखा। मैं तुम्हारी ढाल बनूंगा। भले ही मानव ने ऐसा कहा हो, उसके लिए उस पर इतनी आसानी से विश्वास करना असंभव था। उन्हें सार्वजनिक रूप से 7 स्टार जादूगर माना जाता था। देवताओं का उल्लेख तो दूर, वह अधिकांश ग्रुप से भी तुलनीय था। राजकुमारी के संपूर्ण स्वभाव से, उसके लिए पहले उसकी बातों पर संदेह करना स्वाभाविक था। हालांकि, यह कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि शुरुआत से ही मानव का इरादा यही था। आखिरकार, प्रभाव बहुत अधिक होगा यदि उसे पहले से ही संदेह था। हालांकि, राजकुमारी की प्रतिक्रिया पूरी तरह से अप्रत्याशित थी। वह मानव को चौड़ी आंखों से क्यों देख रही थी, जबकि उसका चेहरा चुकंदर की तरह लाल था? यह देखकर, समायरा, जो उसके बगल में थी, ने अपनी उंगली से उसे बगल में दबा दिया। महाराज, मैं देखती हूं। मुझे 1 सेकंड दो। अनन्या ने अपने चेहरे को हाथ से हवा करते हुए खुद को शांत करने की कोशिश की। समायरा ने धीमी आवाज में आह भरी और बुदबुदाई। उद्धरण चिन्ह ... महामहिम, यह न दिखाना बेहतर है कि आप एक बुरी नौकरानी हैं। चुप रहो। एक पल के बाद, अनन्या ने मानव को शांत भाव से देखा, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। आप ठीक कह रहे हैं। मैं जितना प्रतीत होता हूं, उससे कहीं अधिक अनिश्चित स्थिति में हूं। अनुसुईया को लगता था कि अनन्या तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक वह शाही परिवार में है, लेकिन वह गलत थी। अनन्या के लिए सिन्हा परिवार सुरक्षित स्थान नहीं था। इसके विपरीत, एक तरह से उसके लिए इससे ज्यादा खतरनाक जगह कोई हो ही नहीं सकती थी। यह सिर्फ सकल और देवताओं के कारण नहीं था।
अदृश्य रैंक झड़पें, गुटों के बीच झगड़े और निरंतर जांचें थी। अदृश्य रैंक झड़पें, गुटों के बीच झगड़े और निरंतर जांचें थी। उसे याद भी नहीं आ रहा था कि आखिरी बार वह कब चैन से सोई थी। उसे याद भी नहीं आ रहा था कि आखिरी बार वह कब चैन से सोई थी। वह ऐसे युद्ध के मैदान में बच गई थी, और कुछ हद तक उसने खुद को कुछ हद तक स्थापित भी कर लिया था। ये कुछ ऐसा था जिस पर अनन्या को गर्व था।